नमस्कार भारत न्यूज देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी और आज सुबह से ही हम आपको जो रुझान आ रहे हैं 5 जगह जो चुनाव चल रहे हैं उनसे आपको रूबरू करवा रहे हैं। और जहां पर भाजपा और एनडीए की प्रचंड बहुमत के साथ सरकारें आने वाली हैं और वो खास तौर पर पुडुचेरी, असम और वेस्ट बंगाल के अंदर एक बड़ा बदलाव जो है वो जनता ने चुना है। और जिस तरीके से बढ़त लगातार बनती जा रही है, भाजपा की 202 सीटों के ऊपर बढ़त बनती जा रही है। शुरुआत करेंगे चर्चा की। 3 खास मेहमान मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भवानीपुर काउंटिंग सेंटर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। ममता बनर्जी अंदर मौजूद। भवानीपुर में रिजल्ट की घोषणा अस्थायी रूप से रुकी है और रुझानों में पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी आगे चल रही है। और 12 राउंड के बाद माहौल काफी गर्म, टकराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। वेस्ट बंगाल के अंदर टीएमसी का आरोप है बीजेपी एजेंट्स ने उन्हें बाहर निकाला है। ममता बनर्जी बोली बीजेपी काउंटिंग सेंटर में गड़बड़ी कर रही है। जब हार हो रही तो इस तरह के आरोप। भवानीपुर काउंटिंग सेंटर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। ममता बनर्जी अंदर मौजूद हैं, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। और भवानीपुर में रिजल्ट की घोषणा अस्थायी रूप से जो है वो रोक दी गई है। पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी आगे चल रही है और प्रचंड बहुमत की सरकार साफ तौर पर बनती हुई नजर आ रही है वेस्ट बंगाल और असम के अंदर भाजपा की। और पुडुचेरी की बात करें तो वहां पर भी ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी काउंटिंग सेंटर में गड़बड़ी कर रही है। तो रुक करते हैं, हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं और उनसे भी समझेंगे इन सब चीजों को। हमारे साथ शीतल गहलोत जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। दिनेश सिंह गेड़ हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट। और हमारे साथ मौजूद है भाजपा से प्रवक्ता रजनी शेट्टी मैम। आप दोनों तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। मैम रजनी शेट्टी मैम आपका भी, और शीतल गहलोत मैम आपका भी, और दिनेश दिनेश सिंह गेट सर आपका भी बहुत धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए और जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो शुरुआत मैं भाजपा से ही करूंगा। मैम किस तरह देखते हैं इस जीत को? वाकई उम्मीद थी कि इतनी प्रचंड बहुमत के साथ जीत होगी भाजपा की? साहिल जी, मैं अपने पूरे भारतवर्ष के सभी कार्यकर्ताओं को, भारतवासियों को, अपने सीनियर लीडर्स को और जिन्होंने भी सपोर्ट किया भाजपा को पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के नागरिकों का धन्यवाद करना चाहूंगी और हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी, खासतौर से पश्चिम बंगाल में, क्योंकि जी पश्चिम बंगाल इस समय सुर्खियों में था। साहिल जी, क्यों? जो वहां पर तुष्टीकरण की राजनीति चल रही थी, गुंडागर्दी की राजनीति चल रही थी और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, दुष्कर्म का जो खेल खेल रही थी ममता बनर्जी की सरकार, उससे निजात पाने का जो मकसद था हम लोगों का और प्रधानमंत्री मोदी जी का खासतौर से, कि वहां पर भी बराबरी का अधिकार सबको मिले। महिलाएं जो परेशान हैं, दुखी हैं, कहाँ पे दुष्कर्म किया जाता है और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। मुझे लगता है कि ये आज सबका जवाब है कि पश्चिम बंगाल जो है वो भी प्रदेश बाकी प्रदेशों की तरह आगे बढ़ना चाहता है, तरक्की करना चाहता है और उसमें ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है। सभी ने बढ़ चढ़कर प्रधानमंत्री मोदी जी को और भाजपा की सरकार को लाने की कोशिश की है। सबका जी तहे दिल धन्यवाद करना चाहूंगी। ठीक है मैम, करता हूँ रुक आपका। मैं रुक करूंगा शीतल गहलोत जी का। मैम किस तरह देखते हैं इस जीत को आप, और खास तौर पर इसमें आरएसएस की भूमिका आपको किस तरह की नजर आई है? और काफी देर से एक्टिव थी वहां पे संघ वेस्ट बंगाल के अंदर। जी, देखिए, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरला और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, इन 5 राज्यों में आज चुनाव जो है उसका रिजल्ट हम सबके सामने है। और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन आप सबको ये पता होगा कि कोई भी विजय एक दिन में प्राप्त नहीं की जाती। जी विजय प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष और काम करना पड़ता है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, बंगाल जो है वो एक बहुत ही कूल टाइप का स्टेट था। वहां पे 1977 में वामपंथी आए थे और जो 34 साल तक सत्ता में रहे। उसके बाद 2011 में तृणमूल कांग्रेस रही और तब से लेके ममता बनर्जी आज तक वहां चीफ मिनिस्टर के तौर पे रही हैं। तो बहुत उठापटक वाला प्रदेश नहीं रहा। और आज वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी है, वह उसने वहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ विजयश्री प्राप्त की है। लेकिन आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि 1937 से लेकर लगातार संघ वहां पर अपनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी भूमिका में है। और ये विजय ओवरनाइट नहीं मिली है। बहुत मेहनत, लगभग 2 लाख से भी ज्यादा ड्राइंग रूम बैठकें की गई हैं, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया गया है, तब जाकर ये विजय फलीभूत हुई है।
तो ये लड़ाई सिर्फ व्यक्ति विशेष की नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, तमाम हिंदू समाज के लोगों की थी। अच्छाई पर बुराई की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय की लड़ाई थी। तो ऐसा नहीं है। तो जो 20 लाख कर्मचारियों के वेतन की समस्या थी, उसको लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर, जी, पलायन को लेकर, लव जिहाद को लेकर, धर्मांतरण को लेकर, इन सभी को सारी व्यवस्थाओं को प्रमुखता से उठाकर एक ऐसा नैरेटिव, सशक्त नैरेटिव सेट किया सरकार के माध्यम, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। और लोगों ने, सबसे मेन बात होती है, उस पर भरोसा जताया। तो इस भरोसे को वोट में तब्दील करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया तमाम देशवासियों को, भारतीय जनता पार्टी को, और जिन्होंने विजयी बनाने के लिए काम किया, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल मैम, शुभकामनाएं के पात्र भी हैं सब। दिनेश सर, आरएसएस की भूमिका किस तरह नजर आई आपको इन चुनावों के अंदर? खास तौर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो एक हम कहें बात अधूरी थी, वो शायद आज पूरी होगी, होती हुई दिख रही है। जी सर। जी सैलजी, आप जी सैलजी, आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, सबसे पहले जैसे अगर बातचीत करें तो सबसे पहले तो शुभकामना के पात्र हैं भाजपा के सभी कार्यकर्ता कि बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ने का काम किया। पांचों राज्यों के चुनाव में 4 राज्य एक तरफ और 1 राज्य बंगाल अकेला एक तरफ, और उससे ज्यादा कहीं मेहनत जो है कंसिस्टेंट तरीके से, निरंतर तरीके से जिस तरीके से कार्यकर्ता वहां लगे रहे, तो वो काबिले तारीफ है। और अपने तरीके से एक एक चीज को, मतलब एक एक बूथ तक नीचे जो, मतलब माइक्रो और मैक्रो मैनेजमेंट जो किया गया। और खासकर देखिए, दो वहां पे एक तरह से जो धुरंधर अगर बोले तो गलत नहीं होगा, सुनील बंसल और भूपेंद्र यादव जो हैं, तो इन्होंने बेहतरीन तरीके से वहां पर जैसे जिस तरीके से जाकर के मैनेज करने काम किया, जैसे कि 30 से 60 लोगों का, जैसे कि जो वोटर जो होते हैं, तो उनका एक पन्ना होता है, तो वो पन्ना प्रमुख बना करके जिस तरीके से जो मतलब मैनेज करने काम किया। और जो चीजें जिस तरीके से जो पिछली बार के जैसे कि 2 बार के चुनाव में जो खामियां रही, उनको सुधार करके, और इसमें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आरएसएस की भूमिका जो है बड़ी मतलब अहम इसमें रहती है। बूथ स्तर पे आरएसएस ने पूरे तरीके से, और नीचे माइक्रो मैनेजमेंट और मैक्रो मैनेज दोनों में पूरे तरीके से साथ देने का काम किया। और एक एक व्यक्ति तक पहुंचने का, जैसे जिस तरीके जैसे कि मारवाड़ी समाज है, तो मारवाड़ियों के पास पहुंचने के लिए वहां से उस तरफ के जैसे प्रचारक जो थे, उनको इस्तेमाल किया, प्रचारक और विस्तारक दोनों को। और उसी तरीके से ये मान के चलें कि जैसे जैसे कोई बिहार से है, तो बिहारी जो जैसे कि मजदूर हो गए, बिहारी जैसे कि जो लोग हो गए वहां पर से, जी, तो उनसे टच करने के लिए दूसरा जैसे मतलब कि नॉर्थ की तरफ के जितने जैसे लोग थे, तो उनके हिसाब से पूरा माइक्रो मैनेजमेंट करके, और बहुत बेहतरीन तरीके से चुनाव मैनेजमेंट रहा, उसको लेकर के उसी का नतीजा अभी हमें देखने को मिला। कोई एक सालों साल की मेहनत है ये, इस सारी मतलब कवायद जो है, इसके पीछे सालों की मेहनत के बाद में और ये फल मिला है। तो शुभकामना के देखिए पात्र बनते हैं। दूसरा, इसके अलावा जैसे आपने आरएसएस की भूमिका पूछा, तो अंग, बंग और कलिंग। अंग मतलब जैसे हो गया बिहार, और जैसे कि बंग हो गया बंगाल, और कलिंग हो गया उड़ीसा। तो तीनों एक तरह से रडार में थे ये पूरे तरीके से, और ये आइडियोलॉजी से मैच खाते हुए तीनों प्रदेश थे। और इनमें जो है आरएसएस प्रमुख तौर पे अपनी मतलब जैसे कि सोच को लेके, अपने विचार को लेके, जी, और उसी को लेकर के जो जैसे कि मतलब प्रबुद्धजन देव जो थे, वो चाहते थे कि किस तरीके से किसी भी तरीके से इन प्रदेशों में और सरकार बनाई जाए, जिससे कि हम लोग आइडियोलॉजी अपनी जो है उसको आगे उसका विस्तार कर सकें, उसको देख सकें, समझ सकें। उसी को लेकर के जैसे कि सुभाष चंद्र बोस है, उनका विजन हो गया, श्याम प्रसाद मुखर्जी है, जी, उनका विजन हो गया। और बिहार के कई जैसे कि ऐसे महान मतलब पुरोधा हैं जिनके मतलब जिनको लेकर के बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। तो उसको लेकर के तो नीचे तक के एक एक व्यक्ति को, जैसे कि गांव स्तर पे, जैसे कि उनकी जैसे टोली जैसे होती थी आरएसएस की, तो जी, बड़ी बड़ी सभाएं नहीं करती थी, 10-10, 20-20 लोगों की। और नुक्कड़ पे, गली में जैसे जाकर के चाय की मतलब जैसे टपरी पे हो गया या अन्य जगहों पे, तो वहां पर उन्होंने बेहतरीन तरीके से छोटे छोटे अपने समूह जो थे उनसे संपर्क करके उनके बीच में और प्रचार और प्रसार करने का काम किया, जिसका बिल्कुल, नतीजा सीधे से इस तरीके से है। तो पूरे एक तरह से ये मान के चले कि पूरा एक विस्तृत जैसे मैनेजमेंट जैसे होता है, यानी कि टॉप लेवल पे जैसे डायरेक्टर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, सुपरवाइजर्स हो गए, इस तरीके से करके पूरा भाजपा ने और कॉर्पोरेट स्टाइल में पूरा उसका मैनेजमेंट करके, और उसके बाद में नतीजा सामने मिला। तो बेहतरीन था। बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं हर कार्यकर्ता को, बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी आ, सर जी। रजनी मैम, आज आपके चेहरे पे ना मुस्कुराहट साफ दिख रही है, और उसकी वजह भी साफ समझ आती है। क्या लगता है कि विपक्ष की कहाँ कहाँ कमजोरियां थी जो वो भांप नहीं पाई है, जिसकी वजह से आज ये जीत जो है सुनिश्चित तो हो पा रही है कहीं ना कहीं?
साहिल जी, बिल्कुल मेरे जो साथ के को पैनलिस्ट हैं उन्होंने बड़े विस्तार से बात की कि 5 राज्यों में चुनाव थे जिसमें 3 में हम लोग लीड कर रहे हैं, मतलब 3 में सरकार बनाने जा रहे हैं और बाकियों में 2 राज्यों में भी हम अच्छा प्रदर्शन वोट हमारा बढ़ने जा रहा है। मगर पश्चिम बंगाल ही फोकस क्यों रहा? क्योंकि पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं एक धारणा बन गई थी कि शायद दीदी हट नहीं पाएंगी। दीदी ने अपना वर्चस्व बना लिया और दीदी ने एक नैरेटिव सेट कर दिया था कि वहां के मुसलमान यूनाइटेड है और हिंदू अलग माइंडसेट के हैं जो मोदी जी को लाइक नहीं करते। मगर कहीं ना कहीं ये आज जो रिजल्ट निकला है ये साबित हो गया कि हमारे यहाँ भाजपा के द्वारा कभी भी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं की गई। आज भी हम लोग बहुत से ऐसे इलाके जो हैं पश्चिम बंगाल में मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहां पर भाजपा के कैंडिडेट जीते हैं, मुसलमानों ने वोट भाजपा के कैंडिडेट्स को दिया है। ये साबित हो गया कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं गलत थी। ये खुशी जो मेरे चेहरे पे है ये मुझे लगता है कि लाजमी भी है। हम जम्मू कश्मीर के निवासी हैं और जम्मू कश्मीर हमेशा परेशान रहा, दुखी रहा यहाँ की सरकारों से, यहाँ की रीजनल पार्टीज के शासन के कारण। तो हमें खुशी होती है कि कोई ऐसा प्रदेश जहां पर गुंडागर्दी, जहां पर एक महिला होते हुए दूसरी महिला का दर्द नहीं समझ पा रही थी, आज उस प्रदेश में हमारी भाजपा की सरकार बनने जा रही है। हमें खुशी है कि हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत सफल होती है। बिल्कुल संघ की अहम भूमिका रही। शीतल बहन ने बताया कि किस तरीके से संघ ने टोलियों के बिहाफ पर वहां पर काम किया है, कार्यकर्ताओं से मिलने का काम किया है। और संघ पहली बार नहीं कर रहा, संघ ने हरियाणा के चुनाव में भी किया, संघ बिहार के बिल्कुल चुनाव में भी करता है। और ये लगातार हमारे काम को बढ़ाने का, काम का विस्तार बनाने का और सनातन धर्म को आगे ले जाने का काम संघ करता है। और कभी भी उन्होंने कभी मुसलमानों के ऊपर कटाक्ष नहीं किया। उन्होंने सही तरीके से काम करने को प्रमोट किया है। और आज जो देखने को मिला साहिल जी, पश्चिम बंगाल में सही सरकार, डेवलपमेंट के लिए सरकार, और जो लोग परेशान थे उनको परेशानी से निजात देने का काम जो है वो आज भाजपा ने किया है। जिस तरह आपने बात रखी जम्मू कश्मीर की, एक तरफ पाकिस्तान दूसरी तरफ वेस्ट पाकिस्तान, तो आज वो करके दिखाया। अब जम्मू कश्मीर में की बारी है, शायद कहीं ना कहीं वो भी पूरी हो जाए कभी। जी साहिल जी, बिल्कुल। मुझे लगता है कि अभी तो पहले पंजाब की बारी होगी, पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर में भी हम कैसे सरकार बनाएंगे उसके ऊपर भी मुझे लगता है मोदी जी और अमित शाह जी काम कर रहे होंगे कि कैसे जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई जाए। ठीक है मैम, मैं करूंगा दोबारा। मैं करना चाहूंगा शीतल गहलोत मैम का। मैम, हमने देखा है कि भूपेंद्र यादव ने बहुत काम किया है उन्होंने, मतलब एक जीत के लिए नहीं, कई जीत के लिए। हरियाणा में भी रहे वो, महाराष्ट्र भी रहे वो, मतलब कि जो भी अपने कंधों पे जिम्मेदारी ली है उसे बखूबी निभाया उन्होंने। जी। देखिए, व्यक्ति विशेष का नाम तो मैं नहीं लूंगी। बंसल जी हैं, यादव जी हैं, और शुभेंदु अधिकारी जी जी हैं, और तमाम भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया है। और ये भाजपा के जो जमीन से जुड़ा हुआ निचले स्तर का कार्यकर्ता है, वहां तक के लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर जीत को संकुचित कर देना मेरा उद्देश्य नहीं है। तो सबसे पहले मैं इस बधाई के पात्र इस काम के लिए हैं नरेंद्र मोदी जी, जिनकी जो लीडरशिप है वो बहुत विजनरी है। हम सभी लोग जानते हैं, जब भी इलेक्शंस होते हैं उनका विजन इतना क्लियर होता है कि हम बाकी लोग तो सोचते रह जाते हैं कि ये काम क्यों कर रहे हैं, और वो एक बहुत बड़े बड़े पैरामीटर्स स्थापित कर देते हैं। एसआईआर हुआ हो, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो, घुसपैठ हो, हिंदू असुरक्षा हो, और टीएमसी की जो ग्रीन फाइल वाला हॉरर हो, वो सबको उन्होंने अच्छे से लोगों तक पहुंचाया। और बीजेपी की रणनीति में ममता सरकार की आलोचना को उन्होंने बहुत अच्छे से लोगों को पहुंचाया, हिंसा के मुद्दे को उठाया, और उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि आप मतदान बूथ तक जाइए और भयमुक्त होकर मतदान करिए। तो जब लोगों के भीतर ये भरोसा पहुंचा तो लोग मतदान के लिए बाहर निकले। और जी सबसे जो विजनरी बात है, देखिए आपको ध्यान होगा, अंडमान निकोबार में रॉस आइलैंड का नाम बदलकर उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया था। तो ये एक दिन की रणनीति नहीं होती। और आपको याद होगा 2021 में हमारे दिल्ली में 125 वर्ष का जो ब्लैक ग्रेनाइट की जो एक मूर्ति थी, वो मोदी जी ने वहां पर लगवाई। तो ये एक दिन की का विजन नहीं होता, ये वो देखते रहते हैं और
किस राज्य में चुनाव है और मतदाताओं को किस प्रकार से खुद से जोड़े रखना है। जी किसी के परिवार में प्रवेश करने के बाद ये भरोसा दिलाना कि मैं बाहर का नहीं हूं, आपके अपने घर का व्यक्ति हूं, यही एक कमाल की विजनरी एक नेता की होती है। वो उनके अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप है। और जब देश की राजनीति में सांस्कृतिक घटनाएं चल रही थी, जब वंदे मातरम पर विवाद चल रहा था, तो किसी ने नहीं सोचा था कि 4 मई के जो नतीजे आने वाले हैं वो किस प्रकार के होंगे। तो बीजेपी ने बंगाली गौरव, बंगाली संस्कृति और बंगाल के हर प्रतीक का बहुत अच्छे से प्रदर्शन करते हुए लोगों को जो अप्रत्याशित माना जा रहा था उसको अपने पक्ष में करके दिखाया है और लोगों को का भरोसा जीता है। ये सिर्फ वोटों का पोलराइजेशन बीजेपी नहीं करती, लोग खुद इस प्रकार की धारणाओं से ग्रसित हैं कि हिंदू मुस्लिम खुद ऐसा सोचते हैं कि हम भाजपा से दूरी बनाकर रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी में एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते मैंने कहीं पर भी इस तरह की बात नहीं देखी है जी कि मुसलमान को कोई हक नहीं दिया गया और हिंदू को अधिकार मिला हो। ठीक है, मैं करता हूँ आपका, मैं करूंगा दिनेश सिंह सर का। दिनेश सर, 1947 के बाद कांग्रेस, उसके बाद लेफ्ट, टीएमसी, आखिर जनता ने आज दरकिनार क्यों किया? क्या लेफ्ट की जो पॉलिसीज रही हैं उसी पे टीएमसी चल रही थी इसलिए त्रस्त हो गई, या फिर हम वो जो वोट कटे थे या वो एक देखिए प्लस पॉइंट रहा? जी सर। देखिए साहिल जी, ऐसा है कि वोट जो कटे, जैसे एसआईआर जो रही, तो उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से मतलब योगदान रहा। योगदान मैंने इसलिए वर्ड यूज किया क्योंकि उसमें जो वो जो नाम कटे वो सब फर्जी नाम थे, और फर्जी नाम थे जैसे कि कोई मर गए, कोई जैसे कि मतलब कहीं और शिफ्ट कर गए, या जैसे कि डुप्लीकेट वोटर्स हैं, तो उन सब का नाम हटने से एक तरह से वो वोटर्स एक तरह से परमानेंटली डिलीट हो गए। कुछ में ठीक है विचाराधीन है, कुछ चीजें जैसे जो मतलब कि एक तरह से जो मतलब कि जेन्युइन जो वोटर्स हैं, और किसी का किसी डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से कुछ अगर कटा तो उसका दोबारा जोड़ दिया गया, और जोड़ा भी है। जैसे कि मान के चले मतुआ समाज के कुछ लोग थे, तो डॉक्यूमेंटेशन कुछ कमी थी, तो उसमें एक तरह से मतलब एक्सपेडाइट करके और उसको तेज करके गति मतलब उसकी जो सारे प्रोसेस की, और कुछ का नाम जोड़ा गया, और उसमें उन्होंने वोट भी करने का काम किया। और जैसे उस तरीके से मतुआ समाज का भी जैसे इसमें बहुत बड़ा योगदान एक तरह से रहा कि पूरे तरीके से इसको सत्ता में लाने में, और उनको भी जैसे साथ में लेकर के भाजपा ने पूरे तरीके रखा। दीदी ने उनको उस तरीके से नजदीक नहीं जोड़ के रखा था, लेकिन भाजपा ने जैसे शांतनु ठाकुर को जैसे कि मंत्री बनाया केंद्र में, उसको लेकर जी के एक बड़ा मैसेज गया। दूसरा उसके अलावा एक एक चीज को अगर देखें कि एसआईआर में थोड़ा सा विस्तार से और बताना चाहूंगा कि एसआईआर में जैसे कि जो नाम कटे, तो उससे क्या हुआ कि जो वोटर्स जो वोट देते, मतलब वोट यानी कि जैसे कि जो सरकार थी यानी टीएमसी, तो वो अपने तरीके से अपने फेवर में जो है वो छप्पा जैसे बोलते हैं, तो वोट छापने का काम करती थी कि जिस टाइम पे जैसे मौका मिला छाप दिया उसे। और उसके बाद में ठीक है जैसे कि तो सीधा एक तरह से जब गिनती शुरू किसी की 50,000 से अगर हो, या 20,000 से हो, 30,000 से, जो भी जैसे कि जो नाम कटे, तो फिर अगले मतलब जो जो एक तरह से तो फेयर प्लेइंग एक तरह से फील्ड नहीं हुआ ना, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो तो हुआ नहीं, क्योंकि अगले गिनती जो उससे शुरू हो रही है। तो उसी को लेकर के जो एक तरह से जो ठीक ठाक फेयर एंड फ्री जो पोल जो करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने काम किया, वो बेहतरीन उसका एक उदाहरण ये पेश करता है बंगाल का चुनाव। और उसको लेकर के फिर आगे जैसे अगर बातचीत करें कि और किस तरीके से क्या दिक्कतें परेशानी क्या रही, तो इन्होंने क्या था कि अपने तरीके से डर के साए में एक तरह से चुनाव हुआ करते थे। जो जैसे 85 के आसपास मुस्लिम बाहुल्य मुस्लिम डोमिनेटेड सीट थी, तो उसमें पूरे तरीके से मतलब आप ये मान के चलें कि जैसे जहांगीर खान खान टाइप के जैसे कुछ जो इन्होंने अपने जो रखे हुए थे, तो वो पूरे तरीके से मतलब ये नाम एक है, मतलब सिंबॉलिक नाम बता दिया, जी बोलते वहां पे कुछ भी नाम जो भी हो, तो वो अपने तरीके से क्या करते थे कि वहां पर सब मैनेज करने का कुछ पॉकेट्स पे काम करते थे। और हिंदू वोटर्स जैसे कि मतलब पहले से जैसे कि ज्यादातर तरीके से, और सामने से कि अगर भाजपा को वोट दे रहे हैं, तो उनको वहां से निकलने देना ही जो एक तरह से मुहाल उनका कर दिया था। उनके मोहल्ले से निकलते टाइम पे कुछ ना कुछ उनके साथ में झड़प कर ली, जिससे कि वो जो बूथ है उस तक ना पहुंच पाए। मतलब किसी ना किसी बहाने से ये होता था कि जैसे अगर 100 लोग निकले, तो किसी तरीके से बूथ तक पहुंचे, तब 5, 10, 15 तक, 20 तक पहुंचे, बाकी सबको किसी न किसी बहाने से अटका के रखो, डरा के धमका के कुछ भी करके रखो। और अगर वोट डाल दिया पता भी लगा, तो बाद में फिर उनके साथ मारपीट और ये बदतमीजी और ये सब चीजें, तो उसको लेकर के डर के साए में चीज चल रही। इस बार जैसे जिस तरीके से रहा, तो फ्री एंड फेयर पोल को लेकर के जैसे कि पैरामिलिट्री फोर्सेज जो थी पूरे तरीके तैनात थी, और उन्होंने जगह जगह लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट करने काम किया। जैसे कि एक आईपीएस ऑफिसर थे यूपी के, अजयपाल शर्मा, अजय बाल उन्होंने जाकर शर्मा के जी। क्लियर जाकर के उसको, हाँ अजयपाल शर्मा ने जाकर के, और जो एक जो उनका जो मतलब था जो मुख्तार बन के घूमता था,
तो उसके घर में जाके जाके मतलब घर के सामने जा करके और उसको बता के किया कि भाई अगर कोई दिक्कत परेशानी कुछ अगर की तो आगे फिर उसका चेतावनी देने लायक भी नहीं छोड़ेंगे उसे। तो उसी का असर नीचे तक गया, क्योंकि लोगों के बीच में ये गया कि भाई जब सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे तरीके से हमारे साथ में है और आगे की भी गारंटी जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह ने दी कि 60 डेज जो है उसके बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ तैनात रहेंगी, आपके साथ में किसी तरह कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और उसके साथ में एक चीज और बोली गई, चाहे कुछ भी परिणाम कुछ भी हम आपके साथ खड़े रहेंगे, और चाहे ये दीदी जीते चाहे नहीं जीते लेकिन जेल जाना इनका तय है। आई पैक वाला हो गया मामला और अन्य चीजें हो गई, भ्रष्टाचार के कई मामले रहे जी उसी को लेकर के। तीसरी चीज सबसे बड़ी जो थी कि वो ये थी कि जैसे जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य जैसे जुड़े हुए हैं, तो मेरे साथ बिल्कुल जैसे को पैनलिस्ट नहीं थे कि ग्रामीण परिप्रेक्ष्य है मुझे लगता है, तो इनको बेहतर तरीके से पता होगा कि महिलाओं की स्थिति किस तरीके से क्या होती थी और क्या नहीं होती थी 2014 से पहले। जिस तरीके से जो, क्योंकि जैसे कोई करता है तो उसी की जय जयकार होती है, बिना मतलब कि कोई भी फ्री फंड में जय जयकार कोई नहीं करता साहिल जी, ये हम लोग जानते हैं। तो महिलाओं को लेकर के मैं बहुत एक छोटी सी चीज है जिसपे ध्यान देने का काम पहले ज्यादातर जैसे कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने क्यों ध्यान नहीं दिया। छोटी सी बात है शौचालय, शौचालय को लेकर के अब जैसे बंगाल के परिप्रेक्ष्य में बात करें, चाहे हरियाणा राजस्थान यूपी कहीं की बात करें, मतलब जो महिलाएं थी उनके साथ में आपको मैं बताते मतलब बड़ा मुझे इसी को लग रहा है कि शौच जब जाती थी, मतलब शौच के लिए जब जाती थी मॉर्निंग में या लेट इवनिंग, क्योंकि अंधेरे में जाती थी बेचारी, खुले में तो जा नहीं सकती थी ऐसे, तो वो किस तरीके से सारे दिन भर कंट्रोल करके रखती होंगी। और उस टाइम पे भी क्या होता था कि उनको फेस करना पड़ता था कि लोग इंतजार में रहते थे, किस तरीके जो इस तरह के एलिमेंट जो होते थे एंटी सोशल, और जो उस तरीके से कि किस टाइम अंधेरे में निकले तो पकड़ के उनके जी साथ रेप करने का काम या छेड़खानी के करने का काम। तो वो जिन महिलाओं को शौचालय से 12 करोड़ से ऊपर मतलब 12 के, बल्कि अब तो नंबर वो बढ़ गया है, उससे ज्यादा शौचालय पूरे देश भर में दिए गए। तो ये उससे जिनको लाभ मिला तो वो तो 100% बीजेपी की जय जयकार करेंगे, मोदी जी की जय जयकार करेंगे। तो वो चीजें अगर पहले की सरकारें सोचती तो उनको डिलीवर होता। तो डिलीवर जब करने का मतलब एक आदमी किसी का भला करने का काम कर रहा है, एक योजना वैसी लेके आया, जैसे बाद में फिर आवास योजना जो उसको लेकर के आया, तो इस तरह की चीजें थी, कुछ आगे का विजन था। इस टाइम पे देखिए सरकारें जो है उनको एक तरह से लोग इस तरह के समझते हैं जैसे कि मोबाइल फोन है, सर्विसेज अच्छी होंगी, नेटवर्क बढ़िया होगा, जी बढ़िया जैसे तरीके से मतलब अनइंटरप्टेड उसको सर्विसेज मिल रही हैं, कॉल ड्रॉप नहीं हो रहा, सब चीजें ठीक ठाक हो रही हैं, तो उसके साथ रिटेन रहेगा, नहीं तो नंबर पोर्ट कर लेंगे। उसी तरीके से सरकार का है, सरकार अगर डिलीवरी ठीक ठाक देती है, सर्विस प्रोवाइडर अच्छी है तो उसको रखेंगे, नहीं अगर होगी तो चेंज कर देंगे। तो एंटी इनकम्बेंसी सुनी थी, लेकिन प्रो इनकम्बेंसी यानी कि 3-3 4-4 बार जो है सरकारें रिपीट होती चली गई। जिस तरीके जैसे कि भाजपा की जो सरकारें कई जगह मध्य प्रदेश की बात करें और कुछ बोले, मैं जैसे राजस्थान से आता हूँ, तो राजस्थान मैंने क्लियर उस तरह के देखा, भूपेंद्र यादव जी से मैं बहुत अच्छे से परिचित हूँ, तो उनका पहले का जैसे कि जो था वो मैंने देखा, बंसल जी को मैंने पूरी तरीके से नीचे तक काम करते हुए देखा। राजस्थान में पहले ये मतलब जी होता था कि एक बार जब सरकार किसी की आती थी तो अगली बार उस पार्टी की सरकार नहीं आती थी, लेकिन दोबारा रिपीट होती हुई नजर आई। ऐसे ही मध्य प्रदेश में रिपीट होते हुए नजर आई, छत्तीसगढ़ में जैसे आई, और ये जैसे कि अंग बंग और कलिंग, इनमें जैसे सरकार जैसे मतलब एक तरह से पहली पहली बार जैसे बनी भाजपा की, उत्तराखंड में आई तो चीजें इस तरीके से है कि हाँ, उत्तराखंड भी। तो इस तरीके से मान के चलें कि पूरे तरीके से है कि जैसे कि जो भी चीजें हैं तो वो इसके पीछे बहुत गहन अध्ययन और जी बहुत मतलब कि मतलब गहन परिश्रम उसका नतीजा है। तो एक तरह से किसी को लगे कि वैसे प्लेट में सच के मिल गए, ऐसी चीजें नहीं है ऐसे। तो इस टाइम प्रतिपक्ष के जो दल है उनको समझना चाहिए कि आपको एक तरह से डिलीवर करना पड़ेगा, सिर्फ एक कोने में बैठे हुए सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे या सिर्फ आगे चुनाव में चेहरा चमकाने के लिए या जी दिखा करके 4 पोस्टर लगा दिए उससे काम नहीं चलेगा। आपको डिलीवर करना पड़ेगा, बिल्कुल दिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, आप यहाँ पर आकर ये करेंगे। जी जी साहिल जी। ठीक है सर। रजनी मैम, भाजपा पूरे तरीके से डिलीवर कर रही है जिसकी वजह से ये जीत सुनिश्चित तो होती हुई नजर आ रही है। एक चीज और दूसरा, जिस तरह बात रखी है दिनेश सर ने, काफी अहम बात रखी है, जिस तरह से अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, सीएपीएफ की जो कंपनी है 60 दिन वहीं पे रहेंगी, 500 कंपनियां जो है वो वहीं पे रहेंगी, चुनाव होने के मतलब रिजल्ट आने के बाद भी वहीं पे वो 60 दिन गुजारेंगी, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा था। तो मतलब ये है कि इतने डर के माहौल के अंदर भी लोगों ने आके वोट किया और भाजपा का हाथ थामा। कितनी बड़ी बात है अपने आप में, कितने त्रस्त थे लोग वहां पे, और डर के माहौल में वो वहां पे आके वोटिंग करें, कि उनको पता है कि अगर किसी को पता लगा कि ये वोट जो है भाजपा को ये करके आए हैं तो कहीं ना कहीं उनको खतरा हो जाएगा। वो खुल के खुशी भी जाहिर नहीं कर जी पा रही साहिल होंगी जी। अपनी। जी मैम। जी साहिल जी, आज हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो सच्ची श्रद्धांजलि है, मुझे लगता है आज अर्पित हुई होगी उन्हें। उनकी आत्मा को भी शांति मिली होगी, क्योंकि वो दुखी थे कि भाई क्या हालात पश्चिम बंगाल के बना दिए थे। बिल्कुल मेरे भाई ने बताया, दिनेश जी ने, कि भाई
लोग डर के माहौल में कैसे वोट करने गए, मगर उन्हें विश्वास था प्रधानमंत्री मोदी जी पर कि हमारे साथ प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े हैं, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। ये विश्वास जो है कहीं ना कहीं दिखाता है कि पूरे भारतवर्ष की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के और भाजपा के शासन पर विश्वास करती है। उन्होंने पिछले 2014 से लगातार सरकार का काम देखा है, सरकार के काम करने का तरीका देखा है, और लगता है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री भी तभी बने हैं जब लोगों को विश्वास था कि प्रधानमंत्री पूरे देश को संभाल पा रहे हैं। अमित शाह जी ने बोला कि भाई डरने की कोई जरूरत नहीं, आप आइए खुलकर वोट करिए, उसके बाद सीएपीएफ भी यहाँ पर रहेगी। मगर देखने वाली चीज ये होगी साहिल जी, जो गुंडे जो इनके इशारों पर चल रहे थे, जो ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे थे, आने वाले दिनों में उन पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है, ये देखने को मिलेगा। और ये जी मैसेज पूरे देश को जाएगा साहिल जी कि जो भी प्रदेश इस तरीके की राजनीति करेगा, गुंडागर्दी की राजनीति करेगा, अपने वोटों के लिए लोगों को परेशान करेगा, केंद्र सरकार, भाजपा मोदी सरकार बख्शेगी नहीं। इसमें चाहे दीदी इन्वॉल्व होंगी, आने वाले दिनों में किस तरीके से केस खुलेंगे, ये सब देखने वाली चीजें होंगी कि पश्चिम बंगाल की एक जो छाया है, जो कल्पना है, वो बदल जाएगी। लोग समझ जाएंगे कि पश्चिम बंगाल में लोगों ने जो वोट किया है वो कहीं भी जाया नहीं गया है। और तीसरी बार असम में भी हम चुनाव जीत गए हैं, असम में सरकार बनाने जा रहे हैं, वहां पर भी दिख गया कि असम में भी लोगों को विश्वास है कि भाजपा की सरकार मोदी जी के शासन में किस तरीके से आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है कि लोग विश्वास कर रहे हैं भाजपा की सरकार पर, और कांग्रेस बिल्कुल, दिनेश जी ने कहा कि कांग्रेस को, विपक्ष दल को सीरियस होना पड़ेगा। और जो देखने को मिला, राहुल गांधी जी शायद बाहर विदेश के दौरे पर हैं, उनको कोई फिक्र चिंता नहीं है, और कांग्रेस भी आज सोच नहीं रही कि उनको काम कैसे करना है। लोग इच्छा करते हैं कि शायद विपक्ष मजबूत होगा, मगर विपक्ष कहीं दिखता नहीं है। विपक्ष सिर्फ पोस्टरों में दिखता है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन। भाजपा ग्राउंड में दिखती है, भाजपा लोगों के साथ खड़ी दिखती है, और भाजपा लोगों के दुख सुख में खड़ी दिखती है, ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैं करता हूँ रुक, एक बड़ी खबर इनके सामने आ रही है, उसे रूबरू करवाता हूँ, फिर दोबारा रुकूंगा। बंगाल में केसरिया लहर ने सियासत की तस्वीर बदली। बड़ी खबर बंगाल से सामने आ रही है। बंगाल में बदलाव का जनादेश, टीएमसी ने लगाए गंभीर आरोप। ममता बनर्जी ने काउंटिंग प्रक्रिया पर उठाए सवाल। अब सवाल भी उठने शुरू हो चुके हैं। जीत के जश्न में भावुक हुए बीजेपी कार्यकर्ता, आसनसोल में छलके आंसू। बंगाल में केसरिया लहर ने सियासत की तस्वीर बदल दी है। वेस्ट बंगाल के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ जीत, तकरीबन 2/3 से जीतेगी भाजपा और कहीं बदलाव होने की गुंजाइश। ममता बनर्जी ने काउंटिंग प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। जीत के जश्न में भावुक हुए बीजेपी कार्यकर्ता, आसनसोल में छलके आंसू। और ये बंगाल में केसरिया लहर ने अब सियासी तस्वीर वहां पर बदल दी है, और अब वहां पर देखना होगा क्या बदलाव सामने आते हैं। मैं रुक करूंगा चर्चा का हमारे साथ शीतल गहलोत मैम है, उनका मैं रुक करना चाहूंगा। अच्छा मैम, जैसे अभी जिक्र कर रहे हैं कि कितने डर के माहौल में वोट दिए होंगे, तो अब शीतल मैम क्या सोचते हैं आप, वेस्ट बंगाल के अंदर किस तरह के जो बदलाव हैं वो आने वाले हैं? क्या ममता दीदी जो है उनको टाटा बाय बाय तो हो चुकी, तो क्या वो अब दिखेंगी ग्राउंड के ऊपर? और जो वो गुंडों की बात आती थी हमेशा, जिससे जिससे डर के लोग रहते थे वहां पर, जो सिंडिकेट था वहां पे एक्टिव, जो करप्शन थी वहां पे, इन सब चीजों में जब नकेल कसी जाएगी, इंडस्ट्रीज वापस आएंगी। तकरीबन एक आंकड़ा था 6,000 7,000 के करीब जो इंडस्ट्रीज थी वहां बंद हो चुकी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां डर के माहौल में कोई काम करना चाहता ही नहीं था। तो अब ये सब कुछ जब बदलाव होगा, तो क्या अब वापसी टीएमसी कभी मुमकिन भी हो पाएगी? जी मैम। देखिए, इस चुनाव से साहिल जी एक मैसेज तमाम विपक्षी दलों को गया होगा कि बहुसंख्यक समाज को, यानी हिंदू समाज को किसी भी तरह से नेग्लेक्ट करके आप भारत की राजनीति में प्रवेश तो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा दिन टिके नहीं रह सकते। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से काम किया है, लोगों के दिलों में एक विश्वास पैदा किया है। आपने देखा होगा कि ऑड के खिलाफ इवन क्रिएट करना, ये जो आप सीख सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से सीख सकते हैं। जी। आप अगर मेरे शहर के, मेरे परिवार के उन विद्वत जनों को गालियां देंगे या उनका बहिष्कार करेंगे, तिरस्कार करेंगे, तो मैं ऑटोमेटिकली आपसे कट जाऊंगी। उसके लिए आपको बहुत प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो जिस प्रकार से देश में वंदे मातरम के खिलाफ माहौल बंकिम चंद्र चटर्जी के और बंगाल से जुड़े हुए राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और सुभाष चंद्र बोस, इस तरह से जो वंदे मातरम के सम्मान तक
हर बंगाली को सम्मान दिलाने का वादा करके बीजेपी ने जो इमोशन और सेंटिमेंट के माध्यम से राष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक एजेंडा सेट किया है, वो बहुत काबिले तारीफ है। तो जी मेरा यही मानना है कि वामपंथ का जो गढ़ रहा है पश्चिम बंगाल, उसमें सेंट्रल पॉलिटिक्स को किनारे करके जो राइट विंग का झंडा भारतीय जनता पार्टी ने फहराया है, वो इस बहुत मेहनत के बाद नतीजा हुआ है। जनसंघ की स्थापना 1980 में हुई थी, जी तब से लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी देश के मुद्दों को उठा रही है और वो भारत के प्रत्येक व्यक्ति को बता रही है कि हम अखंड भारत बनाना चाहते हैं, यानी कि वो विभाजन नहीं चाहती। आपने देखा होगा 1947 में जो भारत का विभाजन हुआ था, जी वो धर्म के आधार पर हुआ था। जब यहाँ से मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया था और हिंदुओं को यहाँ रहना था, उसके बाद भी भारत को बड़े विकृत मानसिकता वाले क्रूर लोगों ने एक सेक्युलर राष्ट्र घोषित किया। जी इस बात को आज भारत का हर व्यक्ति समझ रहा है और हमारी जो नई पीढ़ी है वो भी समझने का प्रयास कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी इसी एजेंडे को लेकर देश के प्रत्येक व्यक्ति तक जा रही है कि भारत में रहकर भी अगर किसी मुख्यमंत्री से या किसी व्यक्ति विशेष से भारत के लोगों को सुरक्षा देते हुए मतदान कराना पड़ रहा है, तो ये कितनी विकृत मानसिकता वाली बात है। तो भारत का ठीक प्रत्येक व्यक्ति इस बात को समझ रहा है और सीख रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को पुनः एक बार मैं बधाई देना चाहती हूँ। आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं दिनेश सर आपका रुक लूंगा, मैं क्लोजिंग कमेंट लूंगा, आपसे सवाल नहीं कर रहा हूँ, क्लोजिंग कमेंट लूंगा। आप, मुझे लग रहा है कि आपकी शक्ल से कि आप बहुत थके हुए हैं, सुबह से आप लगातार डिबेट्स में ही हैं, बाकी भी रहे हैं, हाँ, दिनेश सर भी हैं। जी सर। जी साहिल जी, धन्यवाद। देखिए, अब जैसे कि बंगाल की जैसे सिर्फ अगर बात की बंगाल के साथ जैसे और राज्यों में भी जैसे जिस तरीके से भाजपा ने प्रदर्शन जी किया वो बेहतरीन था। और दूसरा देखिए कि जैसे जैसे यहाँ की बातचीत करें बंगाल की स्पेशली, तो वहां पर देखिए कि पहले तरीके जैसे दीदी की जो पहली जीत थी तो उस टाइम पे भी वो किसी को टॉपल करके किसी को चेंज करके आई थी ना से। उससे पहले जैसे कि 3-4 बार जैसे कि मतलब वाम दलों की सरकार थी तो उस टाइम चेंज हुई थी, तो उस टाइम पे वो जैसे उनको जिस तरीके से जनता ने चुना था तो वो डिलीवर, जैसे कि पहले के जो दल थे जैसे कि मतलब कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो डिलीवर नहीं जी कर पा रही थी। तो इसीलिए मतलब जो चेंज चेंज जो है उसको वो करके और इनको लेकर के आए। उसी तरीके से देखिए दीदी जब उस समय अक्षम रही किसी चीजों में और जो प्रॉमिस पे जो जनता ने उनमें देखा था वो बाद में जज्बा या जो चीजें अगर खत्म हुई तो उसको लेकर के बाद में जाकर के इनको भी चेंज करते तो उनको दुख तकलीफ में नहीं आना चाहिए। और मुझे लगता है खुशी खुशी उस तरीके से मतलब इनका बड़प्पन होगा इसमें और जनता के बीच में इनकी और पैठ मजबूत होगी अगर ये बोले कि बिल्कुल सीधा एक कदम आगे बढ़ करके और बधाई देने का काम अगर भाजपा को दें तो ज्यादा बेहतर एक तरह से लोग उनको आगे आने वाली जो मतलब जो जैसे कि जो चीजें होंगी तो उसमें इनको बेहतरी के रूप में देखा जाएगा और समझा जाएगा। और बेहतर प्रतिपक्ष के मतलब कि अच्छे प्रतिपक्ष के रूप में और सकारात्मक और रचनात्मक अपनी भूमिका जो है उसको सुनिश्चित करें कि भाई जिस भी चीज में हमारी जरूरत पड़ेगी वहाँ भाजपा के साथ रहेंगे। और जहाँ पर जैसे कि मतलब कि अगर लड़ना पड़ेगा जनता के लिए हम लड़ने का काम करेंगे, मोर्चा निकालेंगे, प्रोटेस्ट करें, कुछ भी करेंगे। और दूसरी 2011 को लेकर के थोड़ा सा मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि उस टाइम पे भी दीदी कोई अकेले अपने दम पे नहीं आ गए थे, उस टाइम पे भी भाजपा का साथ इनके साथ में कहीं ना कहीं जैसे उससे पहले टूट चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं ये मान के चले हैं कि उससे पहले जैसे वाजपेयी जी की सरकार जब थी तो जी उससे पहले दीदी जो थी वो कांग्रेस में थी, कांग्रेस से जब टूट के अलग हुई और जब तृणमूल तृणमूल कांग्रेस बनाई तो उस टाइम पे एक तरह से किसी सहारे के लिए वो छटपटा रही थी। और संयोगवश भाजपा जो थी वो एक तरह से कोई ठीक क्षेत्रीय दल जो था उसके साथ अपना गठबंधन चाहती थी, उसको लेकर के उस टाइम इन्होंने मदद की, लेकिन बाद में इन्होंने क्या सिला दिया। तो कहीं ना कहीं देखिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो दीदी को अपने तरीके से इस टाइम पे मतलब है कि तरक्की की राह जो है उसको खोलना चाहिए, ना कि उसको हॉर्मोन स्ट्रेट की तरह मतलब बंद करके रखें और बिना मतलब कि लड़ाई झगड़े का रास्ता निकालें। और अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देने का ये काम करना चाहिए उनको कि किसी भी लड़ाई झगड़े का मतलब पड़े बिना और शांति से जिस तरीके से जैसे सत्ता हम लोग चला रहे थे वैसे चलाने काम करें तो वो सारे जी बंगाल की भलाई के लिए होगा। जी साहिल जी। ठीक है सर, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ और अपनी बातें रखिए। काफी अहम है। शीतल गहलोत मैम आपका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए, और सिटी मैम आपका भी धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए, और मुबारक है आप सबको भाजपा की तौर से, क्योंकि भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ है। जिस तरीके से ये जीत आहिस्ता आहिस्ता अब सुनिश्चित होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं ममता दीदी के चेहरे पे शिकंज जरूर आ रही होगी, और असम में भी साफ तौर पर प्रचंड बहुमत के साथ जीत भाजपा की, और पुडुचेरी में भी। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।